नेक्स्ट इज़ एज रिलेटेड मैक्युलर डिजेनरेशन। ठीक है, एज रिलेटेड मैक्युलर डिजेनरेशन की एज की वजह से मैक्युला आहिस्ता आहिस्ता डिजेनरेट करना शुरू कर देता है। इसकी वजह से सबसे ज़्यादा एडल्ट्स के अंदर ब्लाइंडनेस होती है। तो एक कंडीशन हमने पढ़ी थी जिसमें बच्चों के अंदर सबसे ज़्यादा जो वर्ल्ड वाइड ब्लाइंडनेस है बच्चों के अंदर वो ट्रेकोमा की वजह से होती है, और एडल्ट्स के अंदर वर्ल्ड वाइड जो ब्लाइंडनेस है का मोस्ट कॉमन कॉज है इट इज़ द मैक्युलर डिजेनरेशन। अब मैक्युला क्या होता है, रेटिना में हमारे पास ये ऑप्टिक डिस्क है, उसके पास थोड़ा पेरिफेरी के ऊपर एक एरिया होता है, उसको हम मैक्युला कहते हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादातर 50s के बाद इसके अंदर डिजेनरेशन स्टार्ट होना शुरू हो जाती है, जिसको हम लोग एज रिलेटेड मैक्युलर डिजेनरेशन कहते हैं। ठीक है, इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं। एज ड्रूसन बनते हैं कि जो रेटिना है, रेटिना का मैक्युलर एरिया है, वहाँ पे लिपिड्स की डिपोजिशन हो जाती है। ठीक है, तो उसको हम लोग ड्रूसेंस कहते हैं। इट इज़ बेसिकली डिपोजिशन ऑफ लिपिड्स। इसके अलावा हेरिडिटरी फैक्टर्स आर वेरी कॉमन। हाइपरटेंशन और स्मोकिंग की वजह से एज रिलेटेड मैक्युलर डिजेनरेशन बहुत ज़्यादा होती है। कोलेस्ट्रॉल की वजह से और ख़ास तौर पे ओबेसिटी की वजह से, फ़िश अगर ना लें उसकी वजह से भी होती है, और हाई सनलाइट एक्सपोजर और एस्पिरिन इसके रिस्क को बढ़ाती है बिकॉज़ इसके अंदर ब्लड वेसल्स की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। तो एस्पिरिन ब्लड वेसल्स की ग्रोथ को बढ़ा के ये हमारे पास एज रिलेटेड मैक्युलर डिजेनरेशन कॉज करती है। तो इसके रिस्क फैक्टर्स आपने ज़रूर देखने हैं। ठीक है, अब इसके अंदर होता क्या है, हमारे पास जो हमारे पास एज रिलेटेड मैक्युलर डिजेनरेशन है, इसमें बेसिकली हमारे पास फोटो रिसेप्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम, ब्रूक्स मेम्ब्रेन और कोरियो कैपिलरीज। अगर आप इस फिगर के अंदर आप देखते जाना कि ये हमारे पास क्या है, बाहर सिक्लेरा है, सिक्लेरा के अंदर कोरॉइड है, कोरॉइड की इनर मोस्ट लेयर इज़ द ब्रूक्स मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये आपके सामने मैंने कोरॉइड की इनर मोस्ट लेयर बनाई है विच इज़ ब्रूक्स मेम्ब्रेन, और कोरियो कैपिलरीज इस स्पेस के अंदर होती है। ठीक है, इस स्पेस के अंदर कोरियो कैपिलरीज और ये मेम्ब्रेन ब्रूक्स मेम्ब्रेन। उसके बाद आती है रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम, और उसके बाद आती है हमारे पास क्या चीज़, सेंसरी रेटिना जिसके अंदर फोटो रिसेप्टर्स होते हैं। तो ये चारों लेयर्स इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। इन लेयर्स के अंदर या तो लिपिड डिपॉजिट हो जाती है जिसको हम ड्रूसिन कहते हैं, या इन लेयर्स की एट्रोफी हो जाती है इन केस ऑफ एज रिलेटेड मैक्युलर डिजेनरेशन। डिजेनरेशन वर्ड ही शो कर रहा है कि इसके अंदर एट्रोफी होगी। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ से आपने अपने माइंड में रखनी है कि इसके अंदर एट्रोफी होती है। अब इसमें एक होता है ड्राई, एक होता है वेट। ठीक है, अब ड्राई सबसे पहले हम पढ़ेंगे। ड्राई के अंदर आपने दो बातें याद रखनी है कि इसके अंदर कोई एक्सुडेट नहीं होता, बल्कि ड्रूसिन्स बनते हैं विच इज़ द लिपिड डिपोजिशन, और एट्रोफी होती है, बस दो बातें। अब इसके अंदर ड्रूसिन क्या होते हैं, ये लिपिड्स होते हैं। लिपिड आपको पता है येलो कलर के हैं। ठीक है, और ये कहाँ पे डिपॉजिट होते हैं, ये हमारे पास ये जो ब्रूक्स मेम्ब्रेन मेन के ये कोरॉइड की इनर मोस्ट लेयर और रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम के दरमियान में लिपिड डिपॉजिट होते हैं, उसको हम ड्रूसिन्स कहते हैं। ठीक है, मीन्स के इस वाली लेयर के ये जो हमारे पास ये ब्रूक्स मेम्ब्रेन और ये ब्रूक्स मेम्ब्रेन और रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम के दरमियान में ड्रूसिन्स फॉर्मेशन होती है। अब ड्रूसिन्स अगर स्मॉल है तो उसको हम हार्ड ड्रूसिन कहते हैं, और अगर लार्ज है तो उनको हम सॉफ्ट ड्रूसिन्स कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर हमारे पास रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम, ये जो है ये वाली लेयर, इसकी हाइपर पिगमेंटेशन भी होती है और इसकी एट्रोफी भी होती है। ब्रूक्स मेम्ब्रेन की भी एट्रोफी होती है और कोरियो कैपिलरीज की भी एट्रोफी। मैंने आपको कहा कि इसके अंदर हमारे पास ड्रूसिन्स बनते हैं, कहाँ पे, कोरियो कैपिलर, ये हमारे ब्रूक्स और रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम के दरमियान एट्रोफी होती है। रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम, ब्रूक्स मेम्ब्रेन, कोरियो कैपिलरीज की और फोटो रिसेप्टर्स की। ठीक है, तो इन सब की एट्रोफी भी होती है और ड्रूसिन्स भी बनते हैं। ठीक है, 90% केसेस के अंदर जो है वो हमारे पास
एट्रोफिक या ड्राई हमारे पास एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन होती है, जिसमें एट्रोफी होती है फोटो रिसेप्टर्स की, रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम की और कोरियो कैपिलरीज की। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, हमारे पास जो हमारे पास सेंट्रल वियन है वो आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होने लग जाती है। जो इमेज हमें नज़र आता है वो टूटा हुआ नज़र आता है और दोनों आइज़ इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, तो एज जैसे जैसे बढ़ती जाती है जो सेंट्रल चीज़ें हैं वो हमें दिखाई नहीं देती, टूटे हुए इमेजेस नज़र आते हैं, मीन्स के पढ़ने में बहुत मसला होता है। ठीक है, अब इसकी डिफरेंट स्टेजेस हैं। इन स्टेजेस में सबसे पहले हमारे पास ड्रोसन बनते हैं, ठीक है, और हाइपर पिगमेंटेशन होती है। फिर स्टेज 2 पे हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता एट्रोफी स्टार्ट होती है और स्टेज 3 या एडवांस स्टेज के अंदर कंप्लीट जियोग्राफिकल एट्रोफी होती है, मीन्स कि कंप्लीट एट्रोफी हो जाती है रेटिना की। ठीक है, तो अगर आप इस इमेज के अंदर देखो तो ये ड्रूसन फॉर्मेशन है, मीन्स के लिपिड की डिपोजिशन है। आपने इन ड्रूसन को सॉफ्ट हार्ड एक्सुडेट से डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, वो मैं एंड पे एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें भी बता दूंगी। इसके अलावा ऑलरेडी मैं एक वीडियो में सॉफ्ट हार्ड एक्सुडेट को डिफ्रेंशिएट करना बता चुकी हूँ कि हार्ड एक्सुडेट येलो कलर का ही होता है, लेकिन वो इर्रेगुलर शेप के छोटे छोटे से डॉट लाइक होते हैं, और जो सॉफ्ट एक्सुडेट है वो बहुत क्लियर मार्जिन्स वाला बहुत डार्क येलो कलर का होता है। ठीक है, और ये हमारे पास जो है वो ये ड्रूसेंस हैं। देखो कितने सारे येलो कलर के राउंड स्पॉट्स हैं, कुछ के इर्रेगुलर मार्जिन हैं, कुछ के रेगुलर हैं। दिस इज़ ड्रूसन। अगर आप इसके अंदर ये देखो तो ये हमारे पास ये एक जगह पे हमारे पास क्या है, ये एट्रोफी हुई है सारी येलो कलर की। ठीक है, और ये इसके अंदर पिगमेंटेशन शो करवाई हुई है। ठीक है, ये सारी ब्लैक कलर की पिगमेंटेशन है। इसको हम क्लिनिकली डायग्नोज करते हैं या फिर फ्लोरेसीन एंजियोग्राफी के थ्रू डायग्नोज करते हैं, और कोई सेटिस्फैक्ट्री ट्रीटमेंट नहीं है। हम सिंपल रिस्क फैक्टर्स को कम करते हैं और प्रोफाइलेक्टिकली एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स और मिनरल्स देते हैं या लो वियन एड देते हैं। इसके अलावा इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। नेक्स्ट इज़ वेट एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ब्लड वेसल्स की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। इन ब्लड वेसल्स की ग्रोथ की वजह से आपको पता है कि ब्लड वेसल्स जो न्यूली फॉर्म ब्लड वेसल्स होती हैं उनके स्पेसेस बहुत ज़्यादा होती हैं एंडोथेलियम में, तो वहाँ से एक्सुडेट रिलीज़ होता है। सो इसके अंदर एक्सुडेट बहुत ज़्यादा बनता है। ठीक है, अब वो एक्सुडेट हमारे पास उन जगह पे कलेक्ट होगा जहाँ पे ड्रूसन्स बने थे, मीन्स के ब्रूक्स मेम्ब्रेन रेटिनल पिगमेंट लेयर के दरमियान में, रेटिनल पिगमेंट और सेंसरी रेटिना के दरमियान में। ठीक है, इसके अंदर कोरोइडल न्यूवास्कुलराइजेशन होती है और फिर क्या होगा कि वो स्प्रेड करेगी टुवर्ड्स द सब रेटिनल स्पेस। वो स्पेस ये जो है वो हमारे पास या तो ब्रूक्स मेम्ब्रेन या फिर रेटिनल पिगमेंट लेयर और या फिर ये सेंसरी रेटिना, इन दोनों जगहों पे ये एक्सुडेट कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग एक्सुडेटिव एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन भी कहते हैं। एक्सुडेटिव के अंदर जो है वो अचानक से सेंट्रल वियन लॉस हो जाती है, जबकि जो ड्राई है उसके अंदर ग्रेजुअली लॉस होती है। उसमें भी इमेज डिस्टॉर्ट होता है, इसमें भी इमेजेस डिस्टॉर्ट होते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अंदर हैमरेज है, उसके अंदर हाइपर पिगमेंटेशन थी, तो ये दो इनके डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट्स हैं। ठीक है, इसके अंदर ब्लड वेसल्स की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है। अब वो ब्लड वेसल्स की ग्रोथ इसको हमने 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। एक है सब रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम कोरोइडल न्यूवास्कुलराइजेशन, एक है सब न्यूरोसेंसरी और एक है एंजियोमेटियस प्रोलिफरेशन। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स हैं। अब इनको अपने समझना है कि बेसिकली होता क्या है कि ब्लड वेसल्स यहाँ पे होती हैं कोरोइड के अंदर। ये वाली कौन सी लेयर है, कोरोइड। इन कोरोइड से ब्लड वेसल्स की ग्रोथ स्टार्ट होती है, ब्रूक्स मेम्ब्रेन रप्चर होती है और फिर ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये कोरोइड और रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम के दरमियान में आ जाती है। ये कोरोइड की ब्रूक्स लेयर है विच इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कोरोइड, और ये रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम है। ठीक है, जब ब्लड वेसल्स की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है तो ये हमारे पास किसको इन्वॉल्व करती हैं,
ब्रूक्स मेम्ब्रेन को रप्चर करके ये इस सब रेटिनल स्पेस के अंदर आ जाती हैं। तो इस स्टेज को हम लोग कहते हैं टाइप 1। अब अगर ये ब्लड वेसल्स जो है वो सेंसरी रेटिना तक पहुंच जाएं, इसको हम कहते हैं स्टेज 2, ठीक है, जिसके अंदर ब्लड वेसल्स यहाँ पे कोरॉइड से आ रही थी। लेकिन अगर ब्लड वेसल्स जो हैं वो रेटिना के जो कैपिलरीज हैं उनसे अगर ओरिजिनेट हो तो उसको हम लोग टाइप 3 कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखो, तो टाइप 1 के अंदर क्या होता है कि इट इज़ सब रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम कोरॉइडल न्यूवास्कुलराइजेशन। ये हमारे पास क्या करती है, ये रेटिना की पिगमेंट एपिथेलियम को डिटैच करती है, बिकॉज ये कोरॉइड की ब्रूक्स मेम्ब्रेन और रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम के दरमियान ये कोरॉइड की ब्रूक्स मेम्ब्रेन है और ये वाली हमारे पास रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम है। इन दोनों के दरमियान के अंदर ये ब्लड वेसल्स की ग्रोथ एक्सटेंड करती है ड्यू टू ब्रेक इन द ब्रूक्स मेम्ब्रेन, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है जहाँ ब्लड वेसल्स होंगी वहाँ पे उससे एक्सुडेट भी निकलेगा और वो एक्सुडेट इस जगह पे कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब अगर ये स्प्रेड करके सेंसरी रेटिना तक चली जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सब न्यूरोसेंसरी कोरॉइडल न्यूवास्कुलराइजेशन। और वो रेटिनल पिगमेंट और सेंसरी रेटिना के दरमियान इनके अंदर एक्सुडेट कलेक्ट हो जाता है। अगर आप इस फिगर में देखो, ये आप देखो, तो सब न्यूरोसेंसरी कोरॉइडल न्यूवास्कुलराइजेशन बिटवीन द पिगमेंट और सेंसरी रेटिना। फिर आता है एंजियोमेटियस प्रोलिफरेशन के अंदर ये ब्रूक्स, ये रेटिनल पिगमेंट, ये सेंसरी रेटिना, ये जो रेटिना की जो स्कैपुलरी प्लेक्सिस है वहाँ से ब्लड वेसल्स की ग्रोथ होती है और ये जो एक्सुडेट है वो सेंसरी रेटिना के अंदर कलेक्ट होगा, ठीक है। अब इसको हम डायग्नोज कैसे करते हैं, हम फंडस के थ्रू करते हैं और इसके अलावा फ्लोरेसिन एंजियोग्राफी के थ्रू करते हैं, इंडोसायनिन ग्रीन एंजियोग्राफी के थ्रू, या फिर ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी के थ्रू हम इसको डायग्नोज करते हैं। तो फंडस में हम लोगों को इसकी क्या क्या फाइंडिंग्स मिलती हैं। फंडस के अंदर हम लोगों को, अगर आप इस फिगर के अंदर देखो तो एक्सुडेट मिलता है। एक्सुडेट बिल्कुल रेटिना के ऊपर हम एट्रोफी और एक्सुडेट को एज सच इतना ज़्यादा हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। तो ये आपको सारा एक्सुडेट और ये बाहर आपको सारे हेमरेजेस मिल रहे हैं, ठीक है। तो एक्सुडेटिव के अंदर आपको फंडस के ऊपर ये फाइंडिंग मिलती है। फ्लोरेसिन एंजियोग्राफी में बेसिकली हम ब्लड वेसल्स को देखते हैं, तो फ्लोरेसिन एंजियोग्राफी में ब्लड वेसल्स की ग्रोथ हमें बहुत ज़्यादा मिलती है, ठीक है। और ये जो ब्लड वेसल्स हैं इतनी ज़्यादा ग्रो करती हैं कि एक मेम्ब्रेन बना लेती हैं। या तो वो क्लासिक मेम्ब्रेन होती है या ऑकल्ट मेम्ब्रेन होती है। क्लासिक मेम्ब्रेन हमारे पास ये जो रेटिना है इसके अंदर एक रीजन होता है मैक्यूला, ठीक है। मैक्यूला के अंदर एक फोविया होता है और फोविया के अंदर एक पिट होती है, इसको हम फोवियोला कहते हैं। तो अब ये जो क्लासिक ग्रो ब्लड वेसल्स हैं ये सब फोवियल या एक्स्ट्रा फोवियल मीन्स के उसके सराउंडिंग रीजन के अंदर बनती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्लासिक जो कोरॉइडल न्यूवास्कुलर मेम्ब्रेन है वो हमारे पास कहाँ पे बनती है, वो हमारे पास फोवियल रीजन पे बनती है, ठीक है। ये मेम्ब्रेन बेसिकली ब्लड वेसल्स की इस तरीके से ग्रोथ होती है कि वो एक मेम्ब्रेन की अपीयरेंस आ रही होती है। और ओकल्ट कोरॉइडल न्यूवास्कुलर मेम्ब्रेन जो है वो ये हमारे पास ब्रूक्स मेम्ब्रेन और रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम के नीचे यहाँ पे एक मेम्ब्रेन बन जाती है, उसको हम ओकल्ट कहते हैं, ठीक है। अब इसका डायग्नोसिस एंजियोफ्लोरेसिन इंडोसायनिन के थ्रू करते हैं और ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी के थ्रू करते हैं। तो बेसिकली ये जो ओसीटी टेक्निक है इससे भी हम लोग ब्लड वेसल्स की ग्रोथ को, थिकनिंग और हेमरेजेस वगैरह को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। इस फिगर के अंदर आप देखो तो ये सारे एलिवेट हुआ है रेटिना का फोवियल पॉइंट, इट मीन्स कि यहाँ पे थिकनिंग हुई है और ये ब्लड वेसल्स नीचे सारे दिखाई हुई हैं, ठीक है। अगेन ये फ्लोरेसिन पे हम लोग को कैसे पता लगेगा, ये सब हमारे पास हेमरेजेस है और ये हमारे पास क्या है, ये एक्सुडेट है। ये फ्लोरेसिन पे हम लोग को पता लगा है। इसको हमने ट्रीट कैसे करना है, ट्रीटमेंट के लिए एक हमारे पास हमने ब्लड वेसल्स की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है तो एंटीवास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर देना है। स्टीरॉयड एक्सुडेट को कम करता है और ये फैक्टर ब्लड वेसल्स की ग्रोथ को कम करता है। फिर उसके अलावा फोटोकोएगुलेशन करनी है।
ठीक है, और फोटो डायनेमिक थेरेपी देनी है। ये हम लोग दोनों की दोनों जो है वो सब, ये लेज़र फोटोकोएगुलेशन एक्स्ट्रा फोवियल न्यूवास्कुलराइजेशन में करती हैं, और फोटो डायनेमिक जो है वो हम लोग सब फोवियल कोरोइडल न्यूवास्कुलर मेम्ब्रेन के केस में करते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं, हम लोग एक डाई इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। वो डाई का नाम है वर्टिपॉर्फिन, ठीक है। तो ये डाई हम लोग उसके ब्लड वेन्स के अंदर इंजेक्ट करते हैं, और वहाँ से फिर वहाँ पे क्या होता है, बेसिकली डाई इंजेक्ट करने के बाद इस डाई को हम एक्टिवेट करते हैं थ्रू डायोड लेज़र। एक्टिवेट होने के बाद ये जो डाई है ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ बनाती है, और वो रिएक्टिव ऑक्सीजन जो है वो कैपिलरीज़ की एंडोथेलियम को डिस्ट्रॉय कर देती है। इस तरह से हम न्यूवास्कुलराइजेशन को ट्रीट करते हैं, ख़ास तौर पे न्यूवास्कुलराइजेशन जो सब फोवियल रीजन में होती है। इसके अलावा एक टेक्निक है ट्रांसप्यूपिलरी थर्मोथेरेपी, और सर्जरी करती हैं हम, सब मैक्यूलर सर्जरी करते हैं, और इसके अलावा मैक्यूलर ट्रांसलोकेशन, ठीक है। ये दो हम लोग सर्जिकल टेक्निक्स इसके लिए करते हैं।